बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दो तरह के कंपोनेंट सीखेंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और दूसरे नॉर्मल कंपोनेंट। लेकिन जैसे इनका नाम है बिल्कुल उसी तरह इनको हम ड्रॉ भी करेंगे। देखिए, टेंजेंट के बारे में आप सब जानते हैं कि बेसिकली अगर आपने मैथमेटिक्स में सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उस सर्कल के कॉन्सेप्ट में हमने ये बात सीखी होती है कि कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करती है और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास आउट हो जाए, सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से टच करे और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम टेंजेंट का नाम देते हैं। ठीक है। इसी तरह जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में, कर्व पाथ में मूव कर रहा होगा तो जो उसकी डायरेक्शन होती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा टेंजेंट की मदद लेते हैं। ठीक है। किसी भी पार्टिकल की किसी कर्व में जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो अलोंग द टेंजेंट अगर उसकी डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो नॉर्मल सरफेस होती है, नॉर्मल सरफेस आमतौर पे हम कहते हैं कि इस तरह से है कि एक ऐसा वेक्टर जो आपकी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, वो आपके लिए नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो दूसरा वेक्टर वेलोसिटी के लिए नॉर्मल वेक्टर होगा जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए जिसमें आपका टेंजेंट वेक्टर मौजूद है। या आप ये कह लें कि आपके टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात सीखी थी कि वेलोसिटी को हम एक्चुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर dr/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब आप डेरिवेटिव कह रहे हैं तो आपने बेसिकली पोजीशन रिस्पेक्ट के हवाले से जो वेलोसिटी ली है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जैसे हमने लास्ट टाइम फिगर ड्रॉ की थी तो फिगर ड्रॉ करते वक्त हमने क्या किया था, हमने लिया था कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस तरह से कि एक कर्व है इस प्लेन में, इस कर्व पर एक पार्टिकल है पॉइंट P पर। ठीक है, इनिशियली ये कह लें कि ये पार्टिकल हमने P पॉइंट से, जिस वक्त टाइम T है उस वक्त इस पार्टिकल की जो पोजीशन है कर्व पर वो एट पॉइंट P है। और अगर हम इसे ओरिजिन के थ्रू, वेक्टर के थ्रू जाहिर करें तो वही वेक्टर हमारे लिए पोजीशन वेक्टर R है। देन हम ये कंसिडर करेंगे क्योंकि हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये मूविंग पार्टिकल है। तो लेट्स से कुछ देर बाद ये पार्टिकल P पॉइंट से मूव करके Q पॉइंट पे आ गया। जब ये Q पॉइंट पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली इसने यहाँ से कुछ फासला तय किया है। ठीक है, अब ये जो फासला इसने तय किया है, बेसिकली जो फासला तय हुआ है वो अलोंग द कर्व है P पॉइंट से Q पॉइंट तक। ठीक है, ये जो कर्व यहाँ पर आ रही है एक्चुअली इसे हम S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जबकि ये जो चेंज इन डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल्स के दरमियान, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दोनों पार्टिकल्स के दरमियान है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल चेंज डेल्टा R से, डेल्टा R। ठीक है, देन ये जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है हमारे पास, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R प्लस डेल्टा R आफ्टर सम टाइम T। इनिशियल टाइम अगर T है तो जब आप थोड़ी देर गुजरेगी तो टाइम चेंज में जो चेंज आएगा वो आ जाएगा T प्लस डेल्टा T। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बात जो नोट करने वाली है कि ये जो पोजीशन वेक्टर R है, ये पोजीशन वेक्टर R बेसिकली डिपेंड कर रहा है इस कर्व R पे। ठीक है, मींस ये जो आर्क लेंथ है ये हमारे लिए यहाँ पर थर्ड वेरिएबल है। अगर आर्क लेंथ में किसी भी तरह का चेंज आएगा तो डेफिनेटली जो पोजीशन वेक्टर है उसकी लेंथ में भी चेंज आएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा डेरिवेटिव है ये दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, आर और टी पे डिस्प्लेसमेंट, और टी पे सिर्फ और टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आर्क लेंथ पे भी डिपेंडेंट है। सो जब थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए तो हमने डेरिवेटिव में सीखा है कि हम चेन रूल की मदद ले लेते हैं। उसकी मदद से ऐसा कर सकते हैं कि हम अपना थर्ड वेरिएबल डी एस, ठीक है, ये जो स्मॉल चेंज आया है यहाँ से यहाँ जाते हुए, हम इस चेंज को डेल्टा एस, यहाँ जब आप इस पर इसको इंस्टेंटेनियसली कैलकुलेट करेंगे तो वो डी एस बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा एस और डी एस। ठीक है, अब यहाँ से हमने पीछे सीखा था डी एस बाई डी टी एक्चुअली स्पीड ऑफ पार्टिकल है। जब आप स्पीड की बात करते हैं तो बेसिकली स्पीड एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, उसमें हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ये डी एस बाई डी टी एक्चुअली बराबर है वी मैग्नीट्यूड के, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है डी एस बाई डी टी के। अगर इस शक्ल में नहीं लिखना चाहते तो हम इसे सिंपली भी लिख सकते हैं वी। आप ऊपर वेक्टर नोटेशन ना लगाएं तो ये सिंपली मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, जिसे हम स्पीड कहते हैं। तो इसको हटा के इसकी जगह लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस। ठीक है, इसे फर्दर रीअरेंज कर लें। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, वेलोसिटी बराबर है v मैग्नीट्यूड और डी आर बाई डी एस। अगर v मैग्नीट्यूड है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर से शो की जा रही है। ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर है। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हम जानते हैं कि डी आर बाई डी एस एक्चुअली बराबर होगा लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा एस। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर ऐसा हो जाए कि हम डेल्टा एस पर लिमिट लगा लेते हैं, डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो। अप्रोचेस टू ज़ीरो कहने से ये मुराद है हमारी कि हम बहुत बहुत कम टाइम सप्लाई कर रहे हैं अपने पार्टिकल को पी से क्यू पर मूव करने के लिए। अगर हम वेरी स्मॉल टाइम, बहुत बहुत कम, ज़ीरो के बराबर टाइम दें, बिल्कुल इस तरह जैसे आप किसी को दौड़ने के लिए कहें और साथ ही उसे रुकने के लिए भी कह दें। ठीक है, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप, बस इतना जितना बोलने में फ़र्क आया उतना ही टाइम दें, तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल है वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल अब पी से अभी पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया है, मूव करते साथ ही आपके स्टॉप, तो क्यू पॉइंट भी एक्चुअली उधर ही ड्रॉ हो जाएगा जहाँ आपने पी पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है। तो जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आपने ड्रॉ किया होगा पी के लिए, एक्चुअली वही पोजीशन वेक्टर क्यू के लिए भी ड्रॉ हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि डेल्टा आर और डेल्टा एस, पहले आप देख रहे थे जब फासला क्यू तक था, काफ़ी सारा फासला था, इतना फासला था, तो डेल्टा एस की लंबाई कर्व में थी और वो थोड़ी ज़्यादा थी डेल्टा आर से। लेकिन अगर आप लिमिट लगा देंगे कि डेल्टा एस बहुत ही मामूली हो, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो, तो उस केस में क्या होगा कि डेल्टा आर डेल्टा आर बराबर ही आ जाएगा डेल्टा एस के। ठीक है, इन दैट केस जब आप ऐसा करेंगे तो लिमिट एस डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा आर की जगह डेल्टा एस इंसर्ट करते हैं दोनों जगह, या डेल्टा एस की जगह डेल्टा आर इंसर्ट कर दें। ठीक है, दोनों में से जो भी आप करेंगे, ऐसा करने पे क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास वैल्यू आ जाती है लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो वन एक कांस्टेंट नंबर है, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि डी आर बाई डी एस जो है, डी आर बाई डी एस, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम
मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अब तक, हमने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की अभी तक, तो वो मैग्नीट्यूड एक्चुअली 1 के बराबर है। पर एक्चुअली dr/ds वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है कि हर वेक्टर क्वांटिटी को 2 हिस्सों में लिखा जाता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा, चलिए मैग्नीट्यूड आ जाएगा मैग्नीट्यूड dr/ds, जबकि दूसरा क्या आ जाएगा dr/ds यूनिट वेक्टर। ठीक है, dr/ds यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। और यूनिट वेक्टर के बारे में हमने शुरू में ही बात की है कि जब कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा तो किसी एक पॉइंट पे अगर हमें उससे डायरेक्शन लेनी है तो बेसिकली वो क्या होगी अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। और टेंजेंट को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऊपर कैप डालें जो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ये यूनिट वेक्टर टी एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है dr/ds यूनिट वेक्टर को। ठीक है, सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, वर्ड्स में लिखें जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, सो dr/ds पोजीशन वेक्टर इक्वल है यूनिट वेक्टर t के। तो अगर अब ये दो वैल्यूज़ इंसर्ट कर ली जाए इन दो जगहों पे, तो ये दो वैल्यू इंसर्ट करने पे क्या होगा, dr/ds की जगह आ गया 1, जबकि dr/ds यूनिट वेक्टर की जगह आ गया यूनिट वेक्टर t। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है dr/ds वेक्टर की यूनिट वेक्टर t। ठीक है, अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर t टेंजेंट डायरेक्शन में है तो मींस ये जो हमने कंपोनेंट निकाला है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट को शो करेगा। ये वैल्यू दोबारा पीछे इंसर्ट कर दें तो वेक्टर v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास vt। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यूनिट वेक्टर t के साथ जो वैल्यू लिखी जा रही है इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया है, dr/ds की वैल्यू भी निकाल ली है, वो खाली यूनिट वेक्टर t आई है। नॉर्मल डायरेक्शन के लिए कोई चीज़ नहीं आई। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन को हम आमतौर पर यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूला में n से रिलेटेड कोई वैल्यू बन के नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है इस केस में वो 0 है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर n आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि नॉर्मल कंपोनेंट 0 है। और अगर आप नहीं भी लिखते तब भी अंडरस्टूड बात है, क्योंकि वो है ही नहीं तो ऑब्वियसली वो 0 है। तो इसका मतलब है फिर वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट है v, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट इस केस में 0 है। सो ये कैलकुलेशन हो गई वेलोसिटी के नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट के हवाले से। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट की। ठीक है, अब बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि अभी जो हमने पढ़ी है कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है v यूनिट वेक्टर t की शक्ल में, प्लस 0 यूनिट वेक्टर n लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 0n मीन्स 0 ही है और 0 किसी भी नंबर में ऐड करें सिर्फ वही नंबर ही रह जाता है। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी के लिए हमने रिलेशन ड्राइव की है इसे डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि टाइम के साथ साथ चीज़ों में चेंज आता है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t dv/dt, तो हमने ये बात सीखी थी कि एक्चुअली एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt के, तो इसकी जगह तो रिप्लेस हो जाएगा एक्सेलरेशन a। जबकि दूसरी तरफ देखें जब आप डेरिवेटिव लेंगे d/dt, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक v और एक यूनिट वेक्टर t। देखिए v बेशक मैग्नीट्यूड है लेकिन वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू जो उसकी स्पीड की वैल्यू है
वो भी चेंज हो सकती है। सो ये भी टाइम के साथ बदल सकती है। और यूनिट वेक्टर तो क्योंकि कर्व अलोंग द कर्व जब आप मूव कर रहे होते हैं तो हर पॉइंट के अलोंग टेंजेंट चेंज होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो टी भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोनों ही वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। जब भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है तो हम डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या करना चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव डी वी बाई डी टी और सेकेंड वेरिएबल एज इट इज़ प्लस फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ सेकेंड वेरिएबल का डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपली हमने सिर्फ डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल इधर अप्लाई किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू जा रही है हमारे पास टेंजेंट टी, ये टेंजेंट टी बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि कर्व कैसी बन रही है और वो कर्व एक्स एक्सिस के साथ किस तरह का एंगल बना रही है। ठीक है, इसे फिगर से समझ लेते हैं इस तरह से कि अगर हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, इस तरह से कि वो पार्टिकल अपनी आसानी के लिए हम इस तरह की कर्व बनाते हैं ताकि फिगर बनाने में हमें आसानी हो, बात समझने में आसानी हो। ठीक है, इस कर्व के अलोंग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। लेट्स से हम किसी एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी देखते हैं जिसको हमने अलोंग द टेंजेंट टी रिप्रेजेंट किया, जो हमने इस फॉर्मूले से जाहिर की है। ठीक है, अब अगर आप इस टेंजेंट को बैकवर्ड ड्रॉ करें, पीछे की तरफ ड्रॉ करें, तो ये एक्स एक्सिस पे थोड़ी सी फिगर ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ज़रूरी नहीं है कि ये ओरिजिन पे जाके मीट करे। ठीक है, इसलिए सिर्फ मैं इसे बड़ा कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये पीछे बैकवर्ड आकर यहाँ एक्सिस के साथ ज्वाइन होता है। ठीक है, एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं साई का। ठीक है, और नॉर्मल जो डायरेक्शन है उसको इस तरह शो करने की बजाय हम इस तरह शो कर सकते हैं यूनिट वेक्टर n। अगर आप इसे भी डॉटेडली ड्रॉ करें तो ये नीचे इस तरह से ज्वाइन कर जाएगी एक्स एक्सिस को। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपके पास साई है और ये वैल्यू यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा 90 का, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एंगल बनेगा 90 का। ठीक है, ये वैल्यू साई, ये 90, ये आप देख रहे हैं ट्राइंगल की शेप बन रही है। तो हमें ट्राइंगल में पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर मुझे 2 एंगल पता हूँ, मैं उन्हें माइनस कर दूँ थर्ड वन में से, तो हमारे पास तीसरे एंगल की वैल्यू निकल आएगी। वो क्या होगी, 180 में से एक्चुअली हम माइनस करने लगे हैं साई को भी और माइनस करने लगे हैं 90 को भी। तो 180 माइनस 90, 90 माइनस साई, तो यहाँ पर बनने वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस साई। अगर ये 90 डिग्री माइनस साई है तो ये जो बाहर बनने वाला एंगल है, ये इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये एंगल 180 डिग्री है और आप उस एंगल में से माइनस कर देते हैं 5 माइनस 90 को, ठीक है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 हाँ बिल्कुल 180 में से माइनस करना, सॉरी 5 माइनस 90 लिखा हुआ है मैंने, 90 माइनस 5, हमारे पास वैल्यू जो आई है वो 90 माइनस साई है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस साई, वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस साई। ये एंगल आ गया 90 प्लस साई। इस एंगल को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हम जब भी हम एंगल की वैल्यू लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक ऐसी वैल्यू लें जो एक्स एक्सिस से एंगल की वैल्यू बने और उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, ताकि जब हम वैल्यू को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें
तो उस वक़्त हमें आसानी हो। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो यूनिट टेंजेंट टी है ये 3 वैल्यू चीज़ों पे डिपेंड करके है। एक, कर्व की आर्क लेंथ पे एस यानी कि डेल्टा एस। दूसरा, इस एंगल पे आर्क लेंथ चेंज होगी, ऑटोमेटिकली टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होगी, साई की डायरेक्शन चेंज होगी, ऑब्वियसली ये सारी क्वांटिटीज़ चेंज होंगी। फिर इसका मतलब है कि इसे लिखा जा सकता है डी वी डी टी यूनिट टेंजेंट प्लस वी और डी टी बाय यूनिट वेक्टर टी डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। इसे लिख सकते हैं डी यूनिट वेक्टर टी डिपेंड कर रहा है आर्क लेंथ एंगल, आखिरी चीज़ एंगल साई पे, जबकि एंगल साई की वैल्यू आर्क लेंथ पे डिपेंड कर रही है। आर्क लेंथ बदलती है तो एंगल साई भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, डी साई बाय डी एस, और डी एस बेसिकली टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कर्व जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है। डी एस बाई डी टी को तो हमें पहले ही पता है, हमने अभी पीछे भी बात की थी कि एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है तो इसकी वैल्यू वी ही है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है डी वी डी टी यूनिट वेक्टर टी प्लस ये वी और ये वी मिलकर इकट्ठा इनको मिला के लिख सकते हैं वी स्क्वायर डी टी बाई डी साई डी साई बाय डी एस। अब बस दो चीज़ें हमारे लिए कैलकुलेट करना ज़रूरी हैं, एक डी टी बाई डी साई और एक डी साई बाय डी एस। ठीक है, इन्हें कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, देखें बेसिकली जो यूनिट वेक्टर टी है इसका हमें डेरिवेटिव साई के रिस्पेक्ट से लेना है, यानी कि इसमें जो चेंज आ रहा है साई के रिस्पेक्ट से। तो अगर हम उस चेंज को कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, यानी कि टेंजेंट के दो कंपोनेंट की शक्ल में लिखें, तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है यूनिट वेक्टर टी कैन बी रिटन एज कॉस साई यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन साई यूनिट वेक्टर जे। देखिए आपने सीखा हुआ है किसी भी वैल्यू को रिजॉल्व करना उसके कंपोनेंट की शक्ल में। हम क्या करते थे, अगर ये वेक्टर टी जा रहा है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे साई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड जो है वो बेस बन जाएगी। अगर ऐसा होगा तो हम इसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड कॉस साई, जो एंगल इधर बन रहा होगा, और इसे लिख सकते हैं टी का मैग्नीट्यूड साइन साई। अब टी का मैग्नीट्यूड टी क्योंकि यूनिट वेक्टर है, हमने देखा था कि टी का मैग्नीट्यूड 1 था। ठीक है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर टी नहीं लिखा गया क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है। ठीक है, जिस तरह हमने टी को रिजॉल्व किया कंपोनेंट में, बिल्कुल सिमिलर वे से हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूनिट वेक्टर एन को भी कंपोनेंट में। जब यूनिट वेक्टर एन को आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो आपने एंगल की वैल्यू कौन सी चूज़ करनी है, ये बात सबसे अहम है। हमें लगता है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट में इस तरह से, तो ये जो दो कंपोनेंट बन रहे हैं इस तरह से बनेंगे। अब ये जो दो कंपोनेंट आपके सामने आ रहे हैं, इसमें देखें कि ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर ऐसा हो तो या तो हम वैल्यू के साथ माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर बेहतर तरीका ये होता है कि हम एंगल चेंज कर देते हैं। हम ये वाला एंगल कंसिडर करने की बजाय बाहर वाला एंगल कंसिडर करेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली
तो यूनिट वेक्टर n की वैल्यू है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट हो जाएंगे कंपोनेंट। तो फिर उसे लिख सकते हैं कॉस यूनिट वेक्टर n भी याद रखें यूनिट वेक्टर है, सो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 रहेगा। और एंगल यहाँ पर हमारे पास है 90 प्लस साई जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन 90 प्लस साई यूनिट वेक्टर जे along x axis and along y axis। अब ऐसा करें डेरिवेटिव लें यूनिट वेक्टर t का विद रिस्पेक्ट टू साई, डिफरेंशिएट इसे 1 कह लें, 1 विद रिस्पेक्ट टू साई। जब आप ऐसा करेंगे तो dt ओवर d साई इक्वल आ जाएगा यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई आ जाएगा माइनस साइन साई यूनिट वेक्टर आई एज इट इज प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस साई यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये जो आपने ऊपर यूनिट वेक्टर एन लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर एन में कॉस की वैल्यू है 90 प्लस साई। ठीक है, आपने अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त ये बात सीखी होगी कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। 90 में कुछ ऐड करें तो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक यूनिट वेक्टर एन एक्चुअली बराबर होगा माइनस साइन साई यूनिट वेक्टर आई के, जबकि ये बी 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस साई, और 90 में कुछ ऐड करें तो सेकंड क्वाड्रेंट आप बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, सो इधर प्लस ही आएगा यूनिट वेक्टर जे। अब ज़रा कंपेयर करें इन दो इक्वेशंस को, डी यूनिट वेक्टर डी बाई डी साई यूनिट वेक्टर टी इक्वल है माइनस साइन साई यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस साई जे के, सेम वैल्यू यूनिट वेक्टर एन के लिए भी आई है। एक्चुअली ये सारी की सारी किसकी वैल्यू हो गई है, यूनिट वेक्टर एन की। अब हमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ से डी यूनिट वेक्टर टी बाय डी साई एक्चुअली बराबर आ गया यूनिट वेक्टर एन के। अब आखिरी वैल्यू रह गई है जो हमें कैलकुलेट करनी है, वो आखिरी वैल्यू क्या है, हमें डी साई बाय डी एस कैलकुलेट करना था। तो डी साई बाय डी एस की वैल्यू आप याद रख लें, फ़िलहाल याद रख लें, जल्दी आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक कोर्स पढ़ेंगे जिसमें आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये बराबर होता है 1 ओवर रो के। रो एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी भी कर्व के। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, ये हम अपनी जो पहली इक्वेशन लिखी थी एक्सेलरेशन के लिए उसमें इंसर्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, रो की वैसे वैल्यू होती है हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई सेकेंड डेरिवेटिव कर्व का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करने का तरीका है, के लिए फॉर्मूला आप कह लें एक तरह से। ठीक है, ये ड्राइव किस तरह से हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप इंशाल्लाह जल्दी एक कोर्स पढ़ेंगे, उस कोर्स में इसकी डेरिवेशन आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल हमारा ये इसकी डेरिवेशन कंसर्न नहीं है, आप इसे फ़िलहाल लर्न कर लें। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी वी, जो हमारे पास फार्मूला बना था डी वी डी टी प्लस और वैल्यू थी हमारे पास वी स्क्वायर, उसके बाद डी साई बाय डी एस, और एक वैल्यू थी डी
यूनिट वेक्टर टी डी by dt यूनिट वेक्टर t एज इट इज़ प्लस वी स्क्वेयर टी फाई बाई डी एस को लिख सकते हैं इस वैल्यू के मुताबिक 1/रो, जबकि d बाई डी साई यूनिट वेक्टर t इक्वल होगा यूनिट वेक्टर n के। ठीक है, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी वी यूनिट वेक्टर t बाई डी टी वी स्क्वेयर बाई रो यूनिट वेक्टर n। तो अब यहाँ पे देखें, t के लिए भी हमारे पास एक वैल्यू आई है, के साथ भी एक वैल्यू है, यूनिट वेक्टर n के साथ भी हमारे पास एक वैल्यू आई है। तो ये जो वैल्यू आई है डी वी बाई डी टी, ये एक्चुअली चेंज ऑफ स्पीड है। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्पीड, अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे कि ये कंपोनेंट ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये कंपोनेंट ही एक्चुअली टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, जबकि दूसरी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वी स्क्वायर बाय रो नॉर्मल यूनिट वेक्टर n के साथ है, तो ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो पेपर में आपको ये आर्टिकल के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि ड्राइव नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ड्राइव नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और बोथ दोनों भी पूछे जा सकते हैं। सो इस आर्टिकल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो फार्मूले आपने सीखे हैं ख़ास तौर पे ये फार्मूला एक्सेलरेशन के कंपोनेंट की शक्ल में, इसके अलावा ये जो आपने रो की वैल्यू मैंने साइड पे लिखी है, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, और इसके अलावा हमने वेलोसिटी का सीखा था, जो कंपोनेंट वो था वी यूनिट वेक्टर टी, इसे लर्न करना है आपने। ये 3 न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं था कि अल्लाह हाफिज़।